बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा जो हैं वो खैर आफियत के साथ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी 10th क्लास की फ़िज़िक्स का जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द लेसन नंबर 14 एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेसन इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस लेसन के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने साउंड वेव को कंसिडर किया था और जो है वो उसको हमने लर्न किया था। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको 2-3 पॉइंट जो हैं वो अपने जहन में सोच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज़ मीन बाय द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ऑन व्हाट फैक्टर्स दे डिपेंड एंड व्हाट आर द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो ये हमने कुछ चीज़ें हैं जिनके आंसर जो हैं वो आज हम लोगों ने डिस्कस भी करने हैं और आपने इन क्वेश्चन को जहन में रखते हुए अपने इन क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो आज के लेसन में से फाइंड आउट भी करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं अपनी साउंड के ऊपर, और साउंड की जो हमारे पास अपीयरेंस थी, फिज़िकल अपीयरेंस जो हमने फाइंड आउट की थी, विच इज़ दिस। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये कंक्लूड किया था कि ये हमारे पास साउंड का एक वेव पैटर्न है और वेव हमेशा किसी भी चीज़ की तब प्रोड्यूस होती है जब किसी मीडियम के अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं या प्रोपोगेट करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने कुछ और पॉइंट्स भी कंक्लूड किए थे, जैसे कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम इसकी डेफिनेशन से स्टूडेंट ये कंक्लूड करेंगे, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि इट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव। हम ये भी पॉइंट इसमें कंक्लूड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हमने ये भी कहा था कि इसकी प्रोडक्शन के हवाले से कि साउंड वेव हमेशा तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमने ये भी कंक्लूड किया था कि साउंड वेव इज़ अ मैकेनिकल टाइप ऑफ वेव, सो इट मीन्स डैट साउंड वेव नीड्स अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर कंक्लूड किए हैं अबाउट द साउंड, और अब हम लोगों ने शिफ्ट करना है स्टूडेंट्स इसकी करैक्टरिस्टिक की तरफ, इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को जहन में रखते हुए। स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक में आती है, फर्स्ट करैक्टरिस्टिक स्टूडेंट वो है हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस से मुराद स्टूडेंट ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा और आपके जहन में इससे रिलेटेड इसका आंसर्स भी मौजूद होगा। लाउड से मुराद ये है कि किसी भी साउंड का एक शाउटिंग फॉर्म के अंदर आ जाना, बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाना। अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कह रहे हैं कि साउंड बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी कंसिडर करेंगे कि साउंड बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, तो जब ये हमारे पास साउंड लो फॉर्म के अंदर आएगी तो फिर हम उसको वहाँ पर एक वर्ड यूज़ करेंगे विच इज़ द फेंट साउंड। तो इट्स मीन्स दैट बेसिकली द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इज़ द लाउडनेस, सो एंड वी कैन डिफाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड एज इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स through which we can just distinguish between the loud and faint sound। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट 2 पॉइंट लिख दिए, इन 2 पॉइंट्स को आपने सिर्फ याद रखना है, जो बेसिक आपकी डेफिनेशन है कि की पॉइंट्स होंगे कि विच इज़ इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड थ्रू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाउड एंड द फेंट साउंड। स्टूडेंट लाउड और फेंट साउंड को भी हम क्लासीफाई करेंगे कि लाउड साउंड किस तरह की हो सकती है, फेंट साउंड जो है वो हमारे पास वो किस तरह से हो सकती है, और ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं फर्दर कि जिनके ऊपर हमारी लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है। जैसे मिसाल के तौर पर कि लाउडनेस ऑफ साउंड में अगर हम ये देखें कि हमारी साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड क्यों हो गई, साउंड जो है वो हमारे पास हमारी बहुत ज़्यादा लो क्यों हो गई, तो इन फैक्टर्स को भी हम लोगों ने साथ साथ डिस्कस करना। स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे हम अपने अगर फैक्टर्स की तरफ भी शिफ्ट करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर लाउडनेस ऑफ साउंड के अंदर आता है स्टूडेंट ये होगा फैक्टर ऑफ एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स दिस इज द एम्पलीट्यूड। अगर अब हम बात करें एम्पलीट्यूड की, कि एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है वो हमारे पास साउंड वेव की लाउडनेस डिपेंड कर रही है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका मतलब क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हम ये कंक्लूड करेंगे कि इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है अगर वो ज़्यादा होगा तो लाउड हो जाएगी साउंड, और अगर एम्पलीट्यूड फेंट यानी कम होगा तो हमारे पास जो साउंड है वो फेंट प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो है वो इस एम्पलीट्यूड को डिस्कस किया था। मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेटे एम्पलीट्यूड का मतलब ये था कि एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम दैट वाइब्रेट्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू आइदर एक्सट्रीम ए और आइदर एक्सट्रीम बी।
कि अगर हमारे पास किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करें और अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ चले जाएं, तो मीन से एक्सट्रीम तक का जो हमारे पास डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट था उसे हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं इसकी डायग्राम आपको शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास ये एक मेन पोजीशन है हमारी वेव की और यहाँ पर हमारी वेव जो है वो कुछ यूँ प्रोड्यूस हो रही है, तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा कि यहाँ इस मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है स्टूडेंट, दिस इज़ कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड। इसका मतलब यह है कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड लाउड होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड फेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो लाउड और फेंट साउंड के जो हमारे पास यहाँ पर एक पैटर्न है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सो दिस इज़ एक्चुअली द एम्पलीट्यूड। अब हमने एम्पलीट्यूड के अंदर क्या पॉइंट कंक्लूड किया स्टूडेंट? सबसे पहले नंबर पे हमने ये पॉइंट कंक्लूड किया कि व्हेन एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर, so the sound loud is produced. When an amplitude is smaller, the sound produced is faint. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा फर्स्ट करैक्टर था, फर्स्ट डिपेंडेंस थी, फैक्टर था हमारी इस फर्स्ट करैक्टरिस्टिक का, लाउडनेस का, विच इज़ द एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब एम्पलीट्यूड को तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। एम्पलीट्यूड के बाद स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है जिसे हमें डिस्कस करना है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास है एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारा सेकंड फैक्टर है। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग से मुराद ये है स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास किसी भी सरफेस एरिया को देखें, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो आपके पास साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। उसकी बेसिक वजह यह है कि जितना ज़्यादा एरिया अटैच होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे या डिस्टर्ब होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस मार्कर को देखें तो मार्कर का ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट स्टूडेंट, इसका एरिया कम है। तो जब ये एक छोटा सा एरिया इस एरिया के साथ स्ट्राइक करेगा तो स्टूडेंट ये कम पार्टिकल्स को, यानी फॉर एग्जांपल सिर्फ इतने से पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा और साउंड ये प्रोड्यूस होगी। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर मार्कर के हम इस लेंथ वाले एरिया को डिस्कस करें तो ये जो लेंथ वाला एरिया होगा यहाँ पर, इसका एरिया ज़्यादा है और ये तकरीबन हमारे पास इतने एरिया के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा। तो कंपैरिजन में देख लें कि कम एरिया कम साउंड प्रोड्यूस करेगा, मींस फेंट साउंड, और जब हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा स्टूडेंट तो हमारे पास आवाज़ जो साउंड है वो भी लाउड प्रोड्यूस होगी। सो लेट्स चेक। अब आपने ये कंपैरिजन स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास साउंड का जो डिफरेंस था वो एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पर भी इसके कुछ की पॉइंट्स कंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स कि व्हेन एरिया इज ग्रेटर तो साउंड विल बी अ लाउड। Secondly, if the area is smaller, the sound will be a faint. इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास दो करैक्टरिस्टिक के दो फैक्टर हो गए हैं। यहाँ पर अब हम तीसरे फैक्टर को डिस्कस करते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड का स्टूडेंट जो तीसरा फैक्टर है वो है डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, यानी फासला जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से कितना फासला है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप ये देख लीजिएगा कि एम्बुलेंस का एक सायरन जो है उसका एक साउंड जो है वो बेसिक एक ही हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा होता है, उसका सेम एम्पलीट्यूड होता है, लाउडनेस सेम रहती है। लेकिन अगर आप देखें कि एक एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा दूर से चलकर आपके करीब आ रही है तो आपको जब वो फासला ज़्यादा होगा तो साउंड कम सुनाई देगी। जैसे जैसे एम्बुलेंस स्टूडेंट आपके बिल्कुल करीब आती जाती है आपके कानों तक आने वाली आवाज़ ऊंचा होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो एम्बुलेंस आपके पास से गो थ्रू हो जाएगी, आगे चली जाएगी, तो फिर आपकी आवाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ कि लाउडनेस हमारे पास इंक्रीज़ कर जाती है जब डिस्टेंस कम होता है, और जब हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो हमारा
लाउडनेस है या साउंड है वो फेंट जो है होना शुरू हो जाएगी। तो इसके जो की पॉइंट्स हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन डिस्टेंस इज स्मॉलर, द साउंड विल बी अलाउड, and if the distance from a source of sound is greater, the sound produced will be a faint. तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ से कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो अपने फैक्टर्स के भी कंक्लूड कर लिए। मैं यहाँ स्टूडेंट आपको एक लास्ट में लाउड और फेंट साउंड का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो किस तरह से हो सकता है वो मैं आपको स्टूडेंट्स गाइड कर देता हूँ। स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने लाउड्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करनी है तो ये स्टूडेंट आपके पास उसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी। स्टूडेंट्स ये लाउड साउंड होगी कि जिसमें आपका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम। और फेंट साउंड स्टूडेंट्स ये होगी कि जिसमें आपका एम्पलीट्यूड जो है वो कम है, यानी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब आपके पास अगर ये एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड फेंट है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो आपके पास साउंड जो है वो लाउड है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं हमारी लाउडनेस ऑफ साउंड पे। और एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ फैक्टर है, उस फैक्टर को भी सुन लीजिएगा कि हमारे पास जो हमारी लाउडनेस ऑफ साउंड है, ये लाउडनेस ऑफ साउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करती है। और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास स्टूडेंट ये है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ ईयर। स्टूडेंट्स ये सारे फैक्टर्स तो हमने डिस्कस किए कि हमारे पास फासला कम ज़्यादा होगा या एरिया कम ज़्यादा होगा, तो और हमारे पास अगर एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होगा तो हमारी जो साउंड है वो भी कम या ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फिजिकल नेचर ऑफ ईयर क्या है, यानी सुनने वाले कान ठीक भी हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इंसान के कान ही ख़राब हैं और हम एरिया भी बढ़ा दें, डिस्टेंस भी कम कर दें, एम्पलीट्यूड भी बढ़ा दें, तो जितनी मर्जी लाउड साउंड आप प्रोड्यूस कर लें कानों में आवाज़ नहीं जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है कि फिजिकल नेचर पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। तो कानों का दुरुस्त होना भी बिल्कुल जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पर आपकी फिजिकल नेचर ऑफ ईयर जो है स्टूडेंट्स, ये आपकी एज फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी एज एक यंग है तो आपके कान बिल्कुल परफेक्ट होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपने देखा हो बुज़ुर्गों को एज जो है वो 50 प्लस में या 60 प्लस में चली जाए तो अक्सर बुज़ुर्गों के कान जो हैं उनको कम सुनाई देना शुरू कर देता है, फिर वो आपसे बगौर चीज़ों को सुनते हैं। ठीक है, तो ये एक फिजिकल नेचर है, इन पर भी ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के अंदर आती है, ये है स्टूडेंट्स हमारे पास पिच ऑफ साउंड। और अगर स्टूडेंट्स हम अपनी पिच को डिफाइन करें तो पिच से यहां पर स्टूडेंट क्या मुराद होगा, इसको भी आप जरा चीज़ों को गौर से सुन लीजिएगा। स्टूडेंट पिच से यहां पर मुराद ये है कि ये हमारे पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होगी स्टूडेंट जिसकी बुनियाद पर हम किसी भी श्रिल या फिर ग्रेव साउंड के दरमियान डिफरेंस कर सकें। स्टूडेंट्स श्रिल एंड ग्रेव का मतलब यहां पर यह है, श्रिल से मुराद आपके पास होगा बहुत ही ज़्यादा पतली और बारीक आवाज़, चुभने वाली आवाज़ भी कहा जा सकता है इसको। और ग्रेव से आवाज़ से मुराद ये है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भारी आवाज़। ठीक है, श्रिल और ग्रेव। अब इसकी कंपैरिजन में अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर आप किसी बच्चे की आवाज़ देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बारीक और पतली होती है, इंटेंसिटी स्टूडेंट उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास कम हो जाती है। और इसमें अगर आप ये चीज़ देखें स्टूडेंट कि इसकी अगर ग्रेव को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो भारी आवाज़ वाले हैं, जिनका गला कई दफ़ा ख़राब हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ में बोलते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं ये ग्रेव साउंड है। इसी तरह लड़की और लड़के की आवाज़ का जो डिफरेंस है ये भी आप देख सकते हैं कि लड़की की जो साउंड है स्टूडेंट वो कुछ श्रिल होती है, और जो हमारे पास मेल है उन मेल्स में हमारे पास लड़कों की जो आवाज़ होगी वो थोड़ी सी ग्रेव फॉर्म के अंदर आ जाती है।
तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले नंबर पे अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करें तो हम कुछ यूँ कह सकते हैं कि द पिच ऑफ अ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इन विच और थ्रू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द श्रिल एंड द ग्रेव साउंड। अब ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बुनियाद पर हम ये कंपैरिजन करेंगे कि हमारी जो साउंड है वो श्रिल है या ग्रेव है। यहाँ पर स्टूडेंट एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो हमारे पास पिच है या श्रिल और ग्रेव का डिफरेंस है ये भी एक फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका जो फैक्टर हमारे पास होगा ये फैक्टर हम मेंशन करेंगे एज अ फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद करें जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये था कि द टाइम ऑफ 1 सेकेंड इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम प्रोपगेट। इसी तरह हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते थे स्टूडेंट कि हमारे पास एक ऐसा टाइम है, यानी वो टाइम या 1 सेकेंड का टाइम जिसमें से हमारे पास हमारी वेव्स पास आउट कर रही हों। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास कर रही हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब इसकी भी हम कंपैरिजन की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी फिजिकल नेचर की तरफ चले जाएं कि फिजिकल नेचर में हम फ्रीक्वेंसी को किस तरह से डिफाइन करेंगे। इसी तरह पिच के अंदर हम कहते हैं कि ये पिच लो है या हाई पिच है। तो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से लो पिच और हाई पिच को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, इसकी क्यों फिजिकल नेचर को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे अगर मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दूँ, लेट्स सी के हाई पिच और यहाँ हम स्टूडेंट बनाएंगे लो पिच। इसमें ये चीज़ भी याद रख लीजिएगा स्टूडेंट, आपके पास फॉर एग्जांपल हाई पिच जो है ये आपके पास स्टूडेंट होगी क्या नाम है श्रिल साउंड के लिए, और जो लो पिच होगी स्टूडेंट ये आपके पास होगी ग्रेव साउंड के लिए। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट अगर आप ये देखें कि अगर हम अपनी हाई पिच को जो कि श्रिल को शो करती है, हम यहाँ लिख भी लेते हैं, इट शो अ श्रिल टाइप ऑफ पिच और साउंड एंड लो पिच शो अ ग्रेव साउंड। स्टूडेंट्स इनकी अगर फिजिकल अपीयरेंस पर अगर हम चले जाएं तो फिजिकल अपीयरेंस स्टूडेंट्स कुछ यूँ इसकी बन सकती है, जैसे लेट्स सी कि मैं अगर हाई पिच डिज़ाइन करूं तो स्टूडेंट्स जो मेरे पास हाई पिच होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली पिच, वो स्टूडेंट्स कुछ यूँ होगी। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये टाइम यहाँ से यहाँ तक ले लिया 1 सेकेंड का, तो 1 सेकेंड के अंदर मेरे पास 2 या 3 वेव्स पास कर रही हैं। ठीक है, यानी ज़्यादा आवाज़ जो है वो हमारी चल रही है। तो ये है हमारे पास हमारी फ्रीक्वेंसी कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास आउट कर रही हैं। तो अगर ये हमारे पास स्टूडेंट होगा हाई पिच का या हाई फ्रीक्वेंसी का, तो फिर हम कहेंगे कि हमारी साउंड बहुत ज़्यादा श्रिल है, बारीक है, चुभने वाली है, बहुत ज़्यादा कानों में हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें लो पिच की या ग्रेव साउंड की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस इसकी आती है वो स्टूडेंट्स कुछ यूँ होगी। यानी स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो लो पिच है उसमें आपके 1 सेकेंड में फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ 1 वेव या हाफ वेव पास आउट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये लो पिच है, ये हमारे पास एक लो फ्रीक्वेंसी है, और इसी तरह हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास ग्रेव साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द हाई पिच एंड हाई फ्रीक्वेंसी, द लो पिच एंड द लो फ्रीक्वेंसी। तो ये आप इस तरह से भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। हम अपनी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पर कुछ यूँ है, दिस इज एक्चुअली द क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है? तो स्टूडेंट्स जब हमने क्वालिटी ऑफ साउंड को डिफाइन करना हो या हमने इसके दरमियान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस रखना हो, तो आप ये देख लें कि अक्सर आपको आवाज़ों में मुख्तलिफ नेचर शो होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक है हमारे बोलने की आवाज़, एक है ढोल की आवाज़, एक है हमारे पास किसी फ्लूट की आवाज़। आप ये देखें, बोलने की आवाज़ से हमें पता चल जाएगा कोई इंसान बात कर रहा है। ढोल की आवाज़ से फ़ौरन हम इस चीज़ पे चले जाएंगे, यार ये बहुत ज़्यादा लाउड और भारी सी आवाज़ है, इसका मतलब ये ढोल की आवाज़ है।
इसी तरह अगर हमें बहुत ही खूबसूरत सी और प्यारी सी आवाज़ आना शुरू हो जाए तो हम कंसीडर कर लेते हैं यार ये कोई ना कोई फ्लूट या वायलिन जो है वो चल रहा है। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने की है, दिस इज़ एक्चुअली ऑन द बिहाफ ऑफ द क्वालिटी ऑफ द साउंड वेव। तो क्वालिटी भी हमारे पास एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसकी बुनियाद पर हम अपनी क्वालिटी को, यानी कि किस नेचर की साउंड हमें आ रही है, अच्छी है या बुरी है, ये हमारे पास एक नॉइज़ पोल्यूशन की साउंड तो नहीं है, ठीक है, या हमारे पास ये सिंपली जो है वो कोई एक बहुत ही अच्छी साउंड हमें सुनाई दे रही है। तो ये जो क्लासिफिकेशन की तरफ जब हम इस तरह की चले जाते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ साउंड, हम इसको क्लासीफाई करते हैं। स्टूडेंट, जब हम क्वालिटी ऑफ साउंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके पास बेशक अगर कोई सेम लाउडनेस की साउंड भी आ जाए तो आप इस सेम लाउडनेस की जो दो साउंड्स होंगी उनको भी डिस्टिंग्विश कर सकें। कि आपने दो एक ही तरह की आवाज़ें हैं और आपने ये क्लासीफाई करना है यार कि इनमें से कौन सी ढोल की है और कौन सी इंसान की है, लाउडनेस चाहे सेम हो। और इसको स्टूडेंट हम करेक्टरिस्टिक पे यानी फिजिकल अपीयरेंस पे कुछ इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसकी अगर मैं दो आपके सामने फिजिकल अपीयरेंस बना दूं तो वो कुछ यूँ बनेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बहुत ही स्मूथ सी हमारे पास साउंड है किसी फ्लूट की, लेट्स सी, ठीक है, जो बहुत ही एक मीडियम के अंदर एक पूरी कॉन्टिन्यूटी के साथ जो है वो चल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेकंड पर शिफ्ट कर दें, जैसे हम कह देते हैं जी ये कोई भी नॉइज़ पोल्यूशन है, तो जो नॉइज़ पोल्यूशन होगी इसकी साउंड किस तरह से, चाहे लाउडनेस हमारे पास सेम हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं ये कहता हूँ कि इसकी लाउडनेस भी इसी पर आ जाएगी, तो स्टूडेंट ये कुछ यूँ बन सकती है। अब स्टूडेंट ये देखें कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लूट की एक खूबसूरत और सिंपल कॉन्टिन्यूट आवाज़ थी, लेकिन यहाँ पर जब नॉइज़ की बात की गई तो इसमें बहुत ही अप एंड डाउन्स और अजीबोगरीब सी आवाज़ थी जिसकी वजह से हमारे कानों में डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो गई। सो ये हमारे पास ये है कि हमारा लाउडनेस जो है, हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों का सेम था, लेकिन हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश करना कि ये कौन सी आवाज़ है, ये कौन सी आवाज़ है, स्टूडेंट ये करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कहलाती है क्वालिटी ऑफ साउंड। और आज की हमारी स्टूडेंट जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में लास्ट करेक्टरिस्टिक्स होंगी स्टूडेंट्स, ये हमारी लास्ट करेक्टरिस्टिक है इंटेंसिटी। और स्टूडेंट हम इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल इंटेंसिटी से रेलेवेंट इसका जो फर्दर डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। आज स्टूडेंट हम सिर्फ और सिर्फ अगर इंटेंसिटी की तरफ आ जाएं कि व्हाट इज़ मीन बाय द इंटेंसिटी, तो यहाँ पर आप सिंपली ये याद रख सकते हैं इसके फैक्टर्स के अंदर कि इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑल्सो। ये किस पर डिपेंड कर रही है स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह और भी कुछ फैक्टर्स हमारे पास इसके हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, हम इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो एक्चुअली आप ये याद रख लीजिएगा कि जब भी किसी मीडियम के अंदर से पार्टिकल जो हैं वो प्रोपोगेट कर रहे होंगे तो हमने ये देखना है कि परपेंडिकुलरली हेल्ड हमारे पास कितने एरिया में से कितनी वेव्स पास आउट कर रही हैं, कितने मिनट के लिहाज से, यानी टाइम भी इसमें हम एडजस्ट करेंगे, लाउडनेस और एम्पलीट्यूड को भी हम इसके अंदर शेयर करेंगे। तो जब सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू आ जाता है तो फिर हम उसको इंटेंसिटी में शामिल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो हमें ये पता है कि व्हेन द साउंड एनर्जी passing through a unit area in per second which is held perpendicular to the propagation of sound।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेफिनेशन थी। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें कि हमारे पास के कितने एरिया में से एक यूनिट एरिया है परपेंडिकुलरली हेल्ड है कि उसमें से कितनी वेव्स जो हैं वो हमारे पास पर सेकंड के लिहाज से पास आउट कर रही हैं, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। यहाँ पर हमने इसका एक फैक्टर स्टूडेंट मैंने मेंशन किया था विच इज़ द एम्पलीट्यूड। और स्टूडेंट यहाँ पर इसका एक और फैक्टर आपने याद रख लेना है कि किसी भी चीज़ की जो इंटेंसिटी है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंटेंसिटी से मुराद ये भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी अगर हम बहुत ज़्यादा हाई कर दें, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा हाई कर दें तो हमारी इंटेंसिटी भी बहुत हाई हो जाती है, जैसे कि ये हमने यहाँ पर किया था। तो अब इस वक्त इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है कि एक यूनिट एरिया में से हमारी वेव ज़्यादा पास आउट कर रही हैं, तो अब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये आवाज़ हमें चुभना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसके दरमियान इस तरह का गैप इंक्रीज़ कर लें, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास इंटेंसिटी इसकी जो है वो हम लो कर लें, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। तो जैसे ही अब एम्पलीट्यूड भी आ गया और फ्रीक्वेंसी भी आ गया, जैसे इसका दो तरफा हम लोगों ने पैटर्न जो है वो डिस्कस करना। तो यहाँ पर अगर हम इसकी नेचर को स्टूडेंट यहाँ पर बना दें तो फॉर एग्जाम्पल इसकी जो शेप है वो कुछ यूँ बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज़ अबाउट द एम्पलीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड द फ्रीक्वेंसी। तो ये याद रखें कि यहाँ पर इस तरफ तो इसका एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस तरह से हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी चल रही है कि कितनी वेव्स पास कर रही हैं इतने से एरिया के अंदर से। इसी तरह ये हमारे पास होगी हमारी हाई इंटेंसिटी वाली। ये कौन सी होगी स्टूडेंट? हाई इंटेंसिटी। और अगर यहां पर आ जाए स्टूडेंट तो एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके बराबर बनाता हूं तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि ये वेव कुछ यूं हो जाएगी। अब देखें कि कम एरिया में से या सेम एरिया में से कम वेव्स पास आउट कर रही हैं, तो यहां पर स्टूडेंट इसकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस तरफ, और ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से चल रही है कि कितनी वेव्स पास आउट कर रही हैं। तो जब हम इन दोनों चीज़ों के इफेक्ट को साथ ही डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स दिस इज़ कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और यहाँ पर ये हाई इंटेंसिटी है और सेकंड स्टूडेंट हमारे पास जो सी है ये लो इंटेंसिटी है। इसमें यह भी स्टूडेंट याद रख लीजिएगा कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी हाई हो जाए तो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर हमारी इंटेंसिटी लो रहे या नॉर्मल रहे तो फिर हमारे कानों को आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सूटेबल लगती है, हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और लास्ट चीज़ इसके फैक्टर के अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टूडेंट वो ये है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के अलावा ये भी एक इसी फैक्टर पर डिपेंड करती है विच इज़ द फिजिकल नेचर। जैसे हमने ये डिस्कस किया था, ये तो फिजिकल नेचर पर डिपेंड कर रही थी बाकी सारी, लेकिन अब ये हम इसको डिस्कस करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसी की फिजिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करती। इंसानों के कान जैसे मर्जी हों, हम देखेंगे कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। हम साउंड से रेलेवेंट बात कर रहे हैं, अब हम इंसान के कान से रेलेवेंट बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड डजंट डिपेंड ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ द ईयर। ये भी आपने पॉइंट जो है वो ख़ास तौर पर याद रख लेना स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसका पॉइंट कुछ यूँ था, not depend on physical nature of ear। ये आपका एक की पॉइंट आ गया यहाँ से। और लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी भी है, हमने टाइम को भी देखना है कि कितने एरिया में से कितनी वेव्स पास आउट कर रही हैं, कितने मिनट में पास आउट कर रही हैं। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं ना, उन फैक्टर्स की बुनियाद पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने एक यूनिट बनाया इसके लिए, और इसका जो यूनिट स्टूडेंट हम लोग यूज़ करते हैं ये आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सिर्फ यूनिट याद के लिए याद रखें स्टूडेंट, इसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है इसका यूनिट भी। तो ये आपका आज का काम था जिसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस किया, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस, सेकंड हमारे पास पिच, थर्ड क्वालिटी और फोर्थ में इंटेंसिटी थी। और हर कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड हमने स्टूडेंट 2 से 3 बातें की, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या आ सकती है और किस चीज़ की वजह से क्या चेंज आ सकता है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेसन था। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कल इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेसन जो हमारा होगा लेसन नंबर 15, उसमें अपनी इंटेंसिटी से रिलेटेड जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।